कर दिया था। तो आज जो हम बात शुरू करेंगे वो इससे आगे बढ़ाएंगे। तो शुरू करते हैं आज के काम को। पहली बात तो ये कि आप स्टूडेंट सारे जो भी हैं आपके जहन में ये होना चाहिए कि वी हैव डन विद द डिपार्टमेंटलाइजेशन, मेनली चेन ऑफ कमांड पे भी बात होगी, टॉल एंड फ्लैट पे बात हमारी चल रही है, लेकिन डिसीजन मेकिंग पे आज हमारा ज़्यादा फोकस होगा। लेकिन उससे पहले मैंने जाते जाते आपको कल एक काम दिया था। एक काम ये दिया था कि आपके सामने मैंने एक केस स्टडी रखा था कि जी लिमिटेड इज़ अ मैन्युफैक्चरिंग कंपनी, the work undertaken is simple, meaning that each manager looks after a large number of employees. Because of this, there are relatively few levels of management within the company. कि कंपनी जो है उसमें सिचुएशन ये है कि एक मैनेजर को निस्बतन ज़्यादा वर्कर्स को टैकल करना पड़ता है। तो इसका मतलब ये है कि यहाँ सेंस ये बनती है कि लार्ज नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ का मतलब है कि यहाँ पे स्पैन ऑफ कंट्रोल जो है वो कैसा होगा आपके ख्याल में? व्हेन ए मैनेजर इज टैकलिंग मोर वर्कर्स, तो इट मीन्स दैट कि स्पैन ऑफ कंट्रोल जो है वो वाइड है, ठीक है। और बिल्कुल सही कहा आपने कि फिर ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर जो है यहाँ का वो फ्लैट है। तो एक अंदाज़न एक केस है कि जिसके अंदर 2-3 लाइनें लिख के आपसे कहा जाए कि जी ज़्यादा वर्कर हैं, एक सुपरवाइज़र कंट्रोल कर रहा है, ठीक है, रिलेटिवली फ्यू लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट है, तो ये फ्लैट स्ट्रक्चर है। तो आप ये बताइए कि विच स्पैन ऑफ कंपनी फॉलो एंड आइडेंटिफाई ऑर्गेनाइजेशन इज फ्लैट और टॉल। तो क्योंकि दो चीज़ें होती हैं, नैरो एंड वाइड, और दो ही चीज़ें होती टॉल एंड फ्लैट, तो आइडेंटिफाई का मतलब होता है इनमें से आइडेंटिफाई करें। तो आपने राइट आइडेंटिफाई कर दिया। स्पैन ऑफ कंट्रोल चूँकि ज़्यादा वर्कर है, मोर वर्कर्स हैं, लिहाजा स्पैन ऑफ कंट्रोल इसका वाइड है, ठीक है जी। और चूँकि लेवल ऑफ मैनेजमेंट ज़्यादा है, लिहाजा ये लेवल ऑफ मैनेजमेंट फ्यू है, फ्यू लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट है, तो लिहाजा ये फ्लैट ऑर्गेनाइजेशन है। तो ये दो गया आइडेंटिफाई। डिस्कस ड्रॉबैक ऑफ अबव आइडेंटिफाइड स्ट्रक्चर। अबव आइडेंटिफाइड स्ट्रक्चर के जो ड्रॉबैक्स हैं वो डिस्कस कर दीजिए। अब आप जानते हैं कि जब कोई ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर फ्लैट होता है तो इसके ड्रॉबैक वही होंगे जो स्पैन ऑफ कंट्रोल में पड़े थे। एक तो सुपरवाइज़र को ज़्यादा वर्कर टैकल करने पड़ेंगे, तो ज़्यादा वर्कर टैकल करने पड़ेंगे तो कंट्रोल थोड़ा सा जो है आप कह सकते हैं कंट्रोल थोड़ा सा वीक हो सकता है। दूसरी बात यह है कि ज़्यादा वर्कर होने की वजह से उसे टाइम स्पेयर नहीं कर सकेगा सबके लिए, तो वर्कर्स को ज़्यादातर जो लर्न करनी पड़ेंगी स्किल्स, वो स्किल्स लर्न करेंगे अपने कोवर्कर से, सीनियर कोवर्कर से, चूँकि सुपरवाइज़र के पास टाइम नहीं होगा। जब आप कोवर्कर से लर्न करेंगे तो सुपरवाइज़र का जो इन्फ्लुएंस होगा वो वीक होगा, तो वीक इन्फ्लुएंस ऑफ सुपरवाइज़र होगा और उसको आइडियलाइज नहीं किया जाएगा, इस तरह उसकी लीडरशिप पे असर पड़ेगा। वीक इन्फ्लुएंस ऑफ सुपरवाइज़र, तो आप जानते हैं हमारी तो ख्वाहिश ये होती है ना कि सुपरवाइज़र जो है वो पूरी तरह डोमिनेट करे ताकि और इन्फ्लुएंस करे ताकि जो वर्कर है वो उसे एज अ लीडर एक्सेप्ट करे। तो हमने कहा कंट्रोल वीक होगा, को वर्कर से लर्निंग करनी पड़ेगी, और इन्फ्लुएंस जो है वो सुपरवाइज़र का वीक होगा, ठीक है जी। ये भी एक मसला आएगा, ठीक है। हाँ, अलबत्ता अगर एडवांटेजेस पूछे होते तो फिर हम ज़रूर बात करते कि इसके अंदर डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी है वगैरह वगैरह वगैरह। तो इस तरह से आप इस केस को एड्रेस करेंगे। अच्छा, केस को जब भी आपने रीड करना है एक चीज़ देखनी है कि अगर तो केस 2 पैराग्राफ पे है, बड़ा है, तो पहले रिक्वायरमेंट पढ़ा करें। अच्छा, अगर केस छोटा है, 2 या 3 लाइन का है, तो फिर पहले केस पढ़ लिया करें, ठीक है। तो आप हमेशा जो है ये भी बिल्कुल ठीक है आपने, लार्ज वर्कर होंगे तो वीक सोशल अंडरस्टैंडिंग बनेगी, बिल्कुल सही कहा आपने। सो दिस इज आल्सो गुड पॉइंट। तो ये बच्चों इसका केस स्टडी को आप इस तरह से सॉल्व करेंगे। चलिए आज के काम का आगाज़ करते हैं। आज हमने क्या करना है, आज के काम में हमने सबसे पहले तो बात करनी है अपना सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन के ऊपर। फैसला कहाँ से होता है, सेंट्रलाइजेशन वर्सेस डिसेंट्रलाइजेशन। देखिए, सेंट्रलाइजेशन का बुनियादी मतलब ये होता है
कि एक ऑर्गेनाइजेशन में अगर डिसीजन जो है वो टॉप लेवल पे हो रहे हो, सारे के सारे फैसले टॉप लेवल पे हो रहे हो, तो हम इसको सेंट्रलाइज कहेंगे। यहाँ ये जो स्क्वायर है, ये स्क्वायर जो है ये डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी के लिए मैंने यूज़ किया है, क्योंकि डॉफ भी अपनी बुक में ऐसे यूज़ करता है ऑर्गेनाइजेशन थ्योरी एंड डिज़ाइन में, तो मैंने भी इसी सेंस में से इस्तेमाल किया कि जो बॉक्स है, स्क्वायर है या डब्बा है, ये शो करता है कि डिसीजन यहाँ से हो रहा है। तो अगर डिसीजन ऊपर हो रहा है और नीचे वाले लोग उसको फॉलो कर रहे हैं, तो फिर ये सेंट्रलाइजेशन है। तो हम कहते हैं इन ए सेंट्रलाइज स्ट्रक्चर, एक ऐसी सूरत हाल जहाँ सेंट्रलाइज्ड स्ट्रक्चर होता है, द अपर लेवल ऑर्गेनाइजेशंस हायरार्की retain the authority, let me attach the charger, battery is getting down, hurry up। अच्छा जी, तो हम ये कह रहे हैं कि जो टॉप लेवल अथॉरिटी है डेट रिटेन द डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी या अथॉरिटी टू मेक डिसीजन। तो अगर एक ऑर्गेनाइजेशन सेंट्रलाइज है तो वहाँ फैसले का अख्तियार, यानी किसी भी किस्म का डिसीजन लेने का अख्तियार निचले वाले लेवल को नहीं दिया जाएगा, बल्कि जो अपर लेवल ऑफ हायरार्की है ऑर्गेनाइजेशन का, जो टॉप लेवल है, वो रिटेन करेगा अपने पास वो अख्तियारात जिससे वो फैसला कर रहे हैं। तो डिसीजन मेकिंग जो है वो राइट एट द टॉप होगी, बिल्कुल अबव लेवल पे होगी। रिपीट करते हैं, हर वो ऑर्गेनाइजेशन जहाँ सेंट्रलाइज्ड कहलाएगी या सेंट्रलाइज स्ट्रक्चर कहलाएगा जहाँ अपर लेवल ऑर्गेनाइजेशंस हायरार्की रिटेन द अथॉरिटी टू मेक डिसीजन, तो ये होगी सेंट्रलाइज ऑर्गेनाइजेशन। लेकिन इसके बिल्कुल बारक्स, अगर फैसले, ये देखिए स्क्वायर नीचे ले आए तो फैसले नीचे वाली साइड पे हो रहे हैं, ऊपर वाले लोग डिसीजन नहीं कर रहे, तो कहते हैं इन ए डिसेंट्रलाइज स्ट्रक्चर द अथॉरिटी टू टेक डिसीजंस इज पास डाउन टू यूनिट्स एंड पीपल एट लोअर लेवल, कि जहाँ डिसेंट्रलाइजेशन होगी वहाँ फैसला साजी का अख्तियार अपने पास रखने की बजाय नीचे वाले यूनिट्स और बिलो लेवल जो है पावर पीपल जो है उन्हें दे दिया जाएगा। हम एक दफ़ा रिपीट करते हैं, अगर अपर लेवल अथॉरिटी डिसीजन लेने का अख्तियार अपने पास ही रखती है तो हम इसे कहेंगे ये सेंट्रलाइज्ड है, और अगर ये जो अख्तियार है इसको डाउन द लेवल हायरार्की लेवल, यानी निचले यूनिट्स और निचली टीम्स और निचले जो आपके सब यूनिट्स हैं उन तक ट्रांसफ़र कर दिया गया, तो फिर ये डिसेंट्रलाइजेशन। तो ये फ़र्क है सेंट्रलाइजेशन और डिसेंट्रलाइजेशन। अब सवाल ये है कि वो कौन से डिटर्मिनेंट्स हैं, वो कौन से फैक्टर्स हैं जिसकी बुनियाद पे हम ये फ़ैसला कर सकते हैं कि यहाँ पे सेंट्रलाइजेशन होगी या डिसेंट्रलाइजेशन होगी। जो राइटर्स हैं वो यहाँ बहुत सारे पॉइंट्स पुटअप करते हैं, लेकिन चंद एक चीदा पॉइंट जो पुटअप किए जाते हैं वो मैं आपके सामने रख देता हूँ। तो चंद एक चीदा पॉइंट जो पुटअप किए जाते हैं उसके अंदर सबसे पहली जो बात की जाती है वो की जाती है इस हवाले से कि मैनेजमेंट का स्टाइल क्या है। वो ऑर्गेनाइजेशन जहाँ पे मैनेजमेंट का स्टाइल ऑटोक्रेटिक होता है, ऑटोक्रेटिक का मतलब डिक्टेटरशिप टाइप, बहुत ज़्यादा डिक्टेटरशिप है, तो जहाँ पे ऑटोक्रेटिक स्टाइल होता है मैनेजमेंट का, आम तौर पे वहाँ पर जो है वो सेंट्रलाइजेशन को फॉलो किया जाता है। लेकिन वो तमाम ऑर्गेनाइजेशन जहाँ डेमोक्रेसी या डेमोक्रेटिक ट्रेंड के लीडर्स होते हैं और वो वर्कर्स को अपने फैसलों में इन्वॉल्व करना चाहते हैं, इन्वॉल्व इन डिसीजन, वो फैसलों में इन्वॉल्व करना चाहते हैं, तो यहाँ पे ऐसी सूरत हाल में जो आपका स्ट्रक्चर बनेगा वो आपका डिसेंट्रलाइज बनेगा, चूँकि जो टॉप लेवल पे लोग बैठे हैं वो चाहते हैं कि जो निचला लेवल है वो डिसीजन मेकिंग में उनके साथ शेयरिंग ऑफ पावर करे, इख्तियारात को शेयर करे। लेकिन दूसरी तरफ अगर ऑटोक्रेटिक हैं, डिक्टेटर टाइप मैनेजर हैं जिनको आदत है डिक्टेशन देने की, ठीक है, तो वो फिर ऑटोक्रेटिक स्टाइल को फॉलो करेंगे। दूसरी तरफ एक चीज़ और मैटर करती है, वो है एबिलिटी ऑफ मैनेजर। देखिए एबिलिटी ऑफ मैनेजर भी मैटर करती है कि आपका सबऑर्डिनेट कितना एक्सपीरियंस रखता है, ठीक है, और अगर उसका एक्सपीरियंस और उसकी कैपेबिलिटी लो है, यानी लेस एक्सपीरियंस है, लो कैपेबिलिटीज़ हैं,
तो ऐसी सूरत में मैनेजमेंट, टॉप लेवल मैनेजमेंट इख्तियारात या डिसीजन मेकिंग का रिस्क नहीं लेगी कि उसके सवाले कर दे। लेकिन अगर मैनेजर जो है वो वेल एक्सपीरियंस्ड है, वो फैसला कर सकते हैं, वेल एक्सपीरियंस्ड है, उन्हें अपनी फील्ड के बारे में ठीक ठाक नॉलेज है, तो फिर मैनेजमेंट शायद फील नहीं करेगी, वो फौरी तौर पे ये इख्तियारात ट्रांसफ़र करेगी कि ठीक है आप डिसीजन ले सकते हैं। अब यहाँ पे ये बात भी जहन में होनी चाहिए कि देखिए बड़ा सिंपल सा इशू है। इस तरह आप फ़र्ज़ कर सकते हैं कि फ़र्ज़ कीजिए मैं एक कार्डिक सर्जन हूँ और मैं हेड ऑफ़ डिपार्टमेंट हूँ किसी हॉस्पिटल का, लेकिन मेरा जो जूनियर हैं वो 3 हैं, एक अमेरिका से क्वालिफाइड हैं और वहाँ पर वो कोई 1000 से ज़्यादा सर्जरीज़ कर चुके हैं, दूसरे 800 कर चुके हैं, तीसरे जो हैं वो आयरलैंड से हैं, वो तकरीबन 1200-1400 सर्जरी करके आए हैं वहाँ से। तो उनका तकरीबन 8-8 10-10 साल का एक्सपीरियंस है। अब ज़रा मुझे ये एक बात बताइए कि क्या मैं ऐसी सूरत हाल में उनके मशवरे के बगैर कुछ कर सकता हूँ? क्या हाल? क्यों जी? जी शाबाश बच्चों। एज अ कार्डिक सर्जन मैं उन्हें ऑर्डर कर सकता हूँ? जी आपकी क्या राय है? व्हाट्स योर ओपिनियन? जी शाबाश। मेरे साथ इस वक्त जो है वो आसन न्याजी हैं, असफंद हैं, ठीक है। तो आपकी राय में मैं क्या करूं, वो क्या करेंगे, मुझे उनसे क्या कहना चाहिए? एंड इस तरह इनफिनिक्स में भी एक बच्चा लेक्चर सुन रहा है, मोहम्मद दाऊद हैं, मुआज़ हैं, ठीक है, मोहम्मद अली नवाज़ है। तो क्या होगा जी शाबाश? तो हम ये कहेंगे कि सीधी बात यह है कि ऐसी सूरत हाल में जी जी शाबाश। आई थिंक आप कमेंट्स कर रहे हैं, कमेंट्स मेरे तक आ नहीं रहे, मैं ज़रा चेक करता हूँ। वाई इट्स नॉट कमिंग टूवर्ड्स मी, मेरे तक क्यों नहीं आ रहे? ऐसा है कि बाज़ औक़ात बच्चों का नेट बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो जाता है, तो ऐसी सूरत में वो कमेंट्स अपनी तरफ से तो करते हैं लेकिन यहाँ पे उनकी रसाई जो है वो नहीं हो पा रही होती, ठीक है जी शाबाश। ठीक हो गई बात, हम इसको रिपीट कर देते हैं, अब बात समझ आई ना हमें? अच्छा जी, तो हम ये बात कर रहे थे बच्चों कि एग्जाम्पल ये ली थी, पहले तो बात यहाँ सुनिए कि मैनेजमेंट का अपना स्टाइल भी मैटर करता है। जो डिक्टेटर टाइप मैनेजर होते हैं वो तो कहते हैं इख्तियारात ऊपर ही रखें, और जो जमहूरियत पसंद होते हैं, इन्वॉल्व करना चाहते हैं लोगों को डिसीजन में, वो हमेशा जो है अपनी पावर शेयर करते हैं। लेकिन ये मैटर भी करता है कि एबिलिटी या जो आपका जो सब ऑर्डिनेट है उसके पास एक्सपीरियंस कितना है। तो अगर तो आपका सब ऑर्डिनेट लो एक्सपीरियंसड है, लेस एक्सपीरियंसड है, लो कैपेबिलिटी है, तो आप इख्तियारात उसे नहीं देंगे। लेकिन अगर वो वेल एक्सपीरियंसड है, नॉलेज रखता है, तो फिर आप इख्तियारात देंगे। तो मैंने एग्जांपल ये दी थी कि अगर मैं एक कार्डिक सर्जन हूँ, हेड ऑफ़ डिपार्टमेंट हूँ, मेरे अंडर काम करने वाला एक बंदा 1000 सर्जरी कर चुका है, एक बंदा कोई 1100, एक बंदा कोई 800, और तीनों का एक लीडिंग वेल कल्चर्ड मेडिकल जो स्ट्रक्चर कंट्रीज़ है वहाँ से उनका एक्सपीरियंस है, तो क्या मैं उनको हुक्म जारी करूँगा? ये मैं आपसे पूछ रहा था जी शाबाश। तो कैन आई इशू एन ऑर्डर टू देम? नो। तो आप मुआज़ कहते हैं कि आप ऑर्डर नहीं दे सकेंगे। उसकी वजह ये कि वो कैपेबल लोग हैं, वो तो माइंड करेंगे कि अच्छा अब हमारे ये हालात हो गए कि हमें ये हुक्म देंगे और हम वो काम करेंगे। तो ऐसा नहीं हो सकता। इसका मतलब ये हो गया कि मैनेजर का अपना स्टाइल भी मैटर करता है कि वो ऑटोक्रेटिक है या डेमोक्रेटिक है, लेकिन ये भी मैटर करता है कि आपका सबऑर्डिनेट कितना तजर्बाकार है और पहले से कितना एक्सपीरियंस रखता है, क्या वो इस काबिल भी है कि हम उसे इख्तियारात दें कि ना दें। तो यहाँ पे मैं उन्हें ऑर्डर नहीं दूंगा, बल्कि मैं उन्हें सजेस्ट कर दूंगा, आगे डिसीजन वो खुद लेंगे चूँकि वो खुद बड़े एक्सपीरियंसड है। अच्छा, इसी तरह एक चीज़ और भी मैटर करती है, वो है लोकेशन स्प्रेड। लोकेशन स्प्रेड जो ऑर्गेनाइजेशन का है, यहाँ स्पैन ऑफ कंट्रोल से बिल्कुल उलट काम करता है। वो इस तरह से कि वो तमाम कंपनीज जो लोकल कंपनीज हैं, यानी एक शहर तक उनका कारोबार फैला हुआ है, 1 सिटी तक लोकल कंपनी है, सिर्फ एक ही शहर तक उनका कारोबार है, तो ऐसी कंपनीज हैं वो सेंट्रलाइज अथॉरिटी रख सकती हैं, चूँकि उनका बिजनेस सस्टेन कर रहा है या रिटेन है एक ही मुल्क, एक ही शहर में। लेकिन वो कंपनीज जो कि बहुत ज़्यादा फैल चुकी हैं, वो मल्टीनेशनल कंपनी है या उनके जो ऑपरेशंस हैं वो बहुत ज़्यादा आगे तक फैल चुके हैं, यानी उनका काम जो है दे आर वर्किंग इन मैनी डिफरेंट कंट्रीज़। अब मुझे बताइए कि अगर बहुत सारे डिफरेंट कंट्रीज़ में आपके आउटलेट काम कर रहे हैं,
तो क्या आप फैसला साजी या डिसीजन मेकिंग सेंट्रलाइज कर सकते हैं? क्यों बच्चों? योर यूनिट्स आर वर्किंग इन मैनी डिफरेंट कंट्रीज, नाउ व्हाट वी कैन से, क्या करेंगे आप इख्तियारात अपने पास रख सकते हैं? तो आप कहेंगे डेफिनेटली नो। उसकी वजह यह है कि एक बैठा हुआ है साउथ अफ्रीका में, तो एक बैठा जब पैकेजेस ने भी अभी यूनिट साउथ अफ्रीका ट्रांसफ़र किया अपना उनके कंट्रीज़ के लिए, मल्टीनेशनल हो गया वो भी। तो एक तरफ तो एक आपका जो है मुल्क है वो अफ्रीका में एक यूनिट लगा हुआ है, एक अमेरिका में लगा हुआ है, एक एशिया में लगा हुआ है। तो ये तो पॉसिबल ही नहीं कि इनको सेंटर से बैठ के कोई कंट्रोल कर लेगा, इनको तो अलग-अलग करना ही पड़ेगा। तो इससे फिर एक बात और निकल आती है, बेशक इससे मिलती जुलती है, कि लार्ज ऑर्गेनाइजेशन में डिसेंट्रलाइजेशन करनी ही पड़ेगी और स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन में आप अपनी जो है मर्ज़ी चला सकते हैं। तो इसका मतलब ये हो गया, ये जो सेंट्रलाइजेशन डिसेंट्रलाइजेशन है सिर्फ इस बात में मुनहसर नहीं है कि मैं एक ऑटोक्रेटिक मैनेजर हूँ, मैं इख्तियारात अपने पास रख लेता हूँ, एक बंदा डेमोक्रेटिक है वो इख्तियारात आगे ट्रांसफ़र कर देता है। तो सिर्फ इतनी ही बात नहीं है, बल्कि इसके अंदर ये भी मैटर करता है कि अगर मैनेजर एबल है, काबिल है, तो मैं उसे हुक्म नहीं दे सकता, जाहिर है वो माइंड करेगा, तो हमें डिसेंट्रलाइज करना पड़ेगा। और दूसरी चीज़ जो है, बिल्कुल सही कहा मुआज ने, कि जो लोकेशन स्प्रेड है वो भी मैटर करता है। अगर लोकल फर्म है तो आप कंट्रोल कर लो, अगर छोटी फर्म है तो आप कंट्रोल कर सकते हैं, सेंट्रलाइज कर सकते हैं। लेकिन अगर ये एक लार्ज फर्म है, मल्टीनेशनल फर्म है, तो फिर ये आपके पास की बात नहीं कि आप इसे सेंट्रलाइज कंट्रोल कर लें, फिर आपको हर सूरत इसे डिसेंट्रलाइज करना पड़ेगा और कोई हल नहीं है। तो ये वो फैक्टर हैं जिसकी बुनियाद पे किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को ये तय करना है कि उन्हें सेंट्रलाइज बनना है या डिसेंट्रलाइज बनना है। इसमें से कुछ आपके इख्तियार में है और कुछ आपके इख्तियार में है ही नहीं। वो फैक्टर जब भी प्रिवेल करेंगे आपको उसके मुताबिक फ़ैसला करना पड़ेगा। तो ये तो हो गया सेंट्रलाइजेशन क्या है और डिसेंट्रलाइजेशन क्या है। अब जितनी भी किताबें हैं इंक्लूडिंग योर बुक, जो पेज 92 पे ये टॉपिक दिया हुआ है, ज़्यादातर इन्होंने दिए हुए एडवांटेजेस ऑफ सेंट्रलाइजेशन एंड डिसएडवांटेजेस नहीं लिखे। ये वही चक्कर है जो मैंने आपको स्पैन ऑफ कंट्रोल में समझाया था कि एक की स्ट्रेंथ दूसरे की क्या बन जाती है, वीकनेसेस, और दूसरे की स्ट्रेंथ इधर वाले की वीकनेसेस बन जाती हैं। लिहाजा एक चीज़ पढ़ा देते हैं एडवांटेजेस, जब एक के एडवांटेजेस आते होंगे तो दूसरे के डिसएडवांटेजेस आप खुद भी लिख सकते हैं। इट्स नॉट अ बिग डील, तो यू कैन राइट बाय योर ओन, आप खुद भी उनको राइट डाउन कर सकते हैं। तो चलिए बात करते हैं सबसे पहले तो यहाँ से कि देखिए एडवांटेजेस की अगर आप बात करते हैं, सबसे पहले मैं बात कर लेता हूँ आपके साथ। वी आर टॉकिंग अबाउट द सेंट्रलाइज। मैं इसको थोड़ा सा फॉर्मेट को चेंज करता हूँ, अपनी स्लाइड के फॉर्मेट को थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं ताकि ये हमें समझने में आसानी रहे। तो मैं इसको इसको यहाँ से हटा देते हैं और यहाँ से हम जो है वो इसको हटा देते हैं। चलिए, तो अब हम बात करते हैं सबसे पहले एडवांटेजेस ऑफ सेंट्रलाइजेशन। देखिए सेंट्रलाइजेशन का सबसे बड़ा जो फ़ायदा आपको पहुंचता है या एडवांटेज आपको मिलता है वो ये मिलता है कि यू कैन सी दैट डिसीजन इज़ लाइकली टू टेकन टू बी विद रिगार्ड टू कॉर्पोरेट ऑब्जेक्टिव्स। तो जो सेंट्रलाइज ऑब्जेक्टिव्स हैं आप उसके मुताबिक फ़ैसला कर सकते हैं कि यू कैन टेक कि जो भी आपने ऑब्जेक्टिव रखे हैं, जो भी आपने गोल रखे हैं, आप उसके मुताबिक ज़्यादा सिंक्रोनाइज और ज़्यादा रेलेवेंट डिसीजन ले सकते हैं। क्योंकि अगर अलग अलग लोग डिसीजन लेंगे तो ज़ाहिरी बात है हर एक की अपनी सोच होगी, अपना परसेप्शन होगा अबाउट गोल्स। लेकिन अगर सेंट्रलाइज होगा तो नेचुरली आप एक ही फैक्टर को ज़ेरे बहस ला सकेंगे। इसका फ़ायदा ये होगा कि आप जो है अपने कॉर्पोरेट ऑब्जेक्टिव को एड्रेस कर सकेंगे ज़्यादा बेहतर तौर पे। तो यू कैन एड्रेस द कॉर्पोरेट ऑब्जेक्टिव बेटर। तो एक बंदा ज़्यादा अच्छा अपने कॉर्पोरेट ऑब्जेक्टिव को फोकस कर सकता है बनिस्बत अलग-अलग। तो एक तो इसका ये फ़ायदा है। दूसरा ये है कि डिसीजंस आर कोऑर्डिनेटेड मोर इफ़ेक्टिवली, यानी इसका फ़ायदा ये होता है कि आप जो है इंश्योर करते हैं कि कोऑर्डिनेशन अमंग डिफरेंट यूनिट्स, जो डिफरेंट यूनिट्स हैं
या जो डिफरेंट टीम्स हैं या डिफरेंट डिपार्टमेंट्स हैं उनके दरमियान जो है वो आप ज़्यादा अच्छा कोऑर्डिनेशन करवा सकते हैं। और इसके बाद एक बात तो हमेशा याद रखनी चाहिए कि अगर क्राइसिस सिचुएशन पैदा हो जाए तो क्राइसिस सिचुएशन में अलग-अलग फैसले करने से बात नहीं चलती। जैसे आप देखिए कि कोविड इज़ अ क्राइसिस सिचुएशन, तो आप अक्सर बात सुनते हैं एनसीओसी, तो वो फैसले सेंट्रलाइज क्यों कर लिए गए, एक सेंट्रल जगह पे क्यों ले गए, वहीं फ़ौज के नुमाइंदे बैठे हैं, वहीं सिविलियन बैठे हैं, वहीं ब्यूरोक्रेट बैठे हैं। उसकी वजह ये क्राइसिस है। क्राइसिस जब भी हो तो हमेशा ये होता है कि ईजियर टू मेक इम्पॉर्टेंट डिसीजन सेंट्रली, कि जितने भी फैसले हों वो सेंट्रलाइज्ड हों, उनमें एक सिमिलैरिटी हो और उनको फॉलो करना फिर आसान हो जाता है। चूँकि फ़ैसलों में एक सिमिलैरिटी हो जाती है, उनके अंदर एक जो है आसानी पैदा हो जाती है। तो पहली बात जो मैंने की वो ये है कि जब आप सेंट्रलाइज स्ट्रक्चर को लेके चलते हैं तो एक तो एडवांटेज ये होता है कि आप अपने ऑब्जेक्टिव को ज़्यादा अच्छा फोकस कर सकते हैं, क्योंकि एक सेंटर में बैठा बंदा ज़्यादा बेहतर परसीव करता है अपने गोल्स को बनिस्बत अलग-अलग। एक मैंने बात ये की कि कोऑर्डिनेशन ज़्यादा अच्छा हो जाएगा, चूँकि सेंट्रलाइज फैसले होंगे और आप हर यूनिट को ऑर्डर कर रहे होंगे तो उसको उसके मुताबिक चलना होगा, तो वो कोऑर्डिनेशन खुद ब खुद आ जाएगी। फिर यह कि क्राइसिस सिचुएशन में फ़ैसले अलग-अलग नहीं दिए जाते लोगों के हाथ में। क्राइसिस सिचुएशन में डिसीजन हमेशा सेंटर में बैठ के किए जाते हैं। तो यहाँ तक बच्चों क्लियर है तो जी लिखकर एंटर कर दीजिए कि ये तीनों पॉइंट हमें क्लियर हो गए। रिटन ऑन द पेज नंबर 93 ऑफ योर बुक। तो ये आपके एडवांटेजेस हैं। अब पढ़ते हैं एडवांटेजेस ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन। अब इसके एडवांटेजेस उसके डिसएडवांटेजेस होंगे और उसके एडवांटेजेस के डिसएडवांटेजेस होंगे, लिहाजा हमें अलग-अलग पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो बात करते हैं हम सबसे पहले। देखिए, अगर हम डिसेंट्रलाइज कर देते हैं तो जूनियर लेवल के लोकल मैनेजर बेटर लोकल डिसीजन करेंगे, बेटर लोकल डिसीजन करेंगे। जब मैं जॉब करता था तो हमेशा ऐसे ही होता था कि हम उन्हें पूछते थे कि जी ईद है तो हम कितनी छुट्टियां करें, तो मल्टीनेशनल कंपनी हमेशा ये कहती कि इट्स योर मैटर, तुम्हें पता है वहाँ क्या चल रहा है, तुम अपने मुताबिक डिसीजन कर लो। तो लिहाजा बेटर लोकल डिसीजन होते हैं। आपका नॉलेज लीड्स करता है और टेक्निकल लेवल के और ऑपरेशनल लेवल पे फैसले हो जाते हैं। इससे कस्टमर सेटिस्फेक्शन भी बढ़ती है। इसकी एग्जांपल मैं आपको ये दे सकता हूँ कि फ़र्ज़ कीजिए कि आप मेरे पास आते हैं, आके कहते हैं कि देखिए जी मैंने इंटरनेट के अंदर ईवो 4G के अंदर जो है बैलेंस डाला था 1500 रुपीज़ का, एंड दिस वाज अनलिमिटेड पैकेज, लेकिन ये चली नहीं है। मैं देखता हूँ कि यार 75 GB देने के बाद डिवाइस स्टॉप हो गई है। अब मैं कहता हूँ आपसे कि अच्छा जी आपकी कंप्लेंट तो ठीक है, लेकिन मैं अपने सीनियर के साथ मशवरा करूँगा और फिर आपको जवाब दूंगा। मेरी बात समझ आइए। उसने 1500 रुपये जमा कराया, अनलिमिटेड इंटरनेट लिया मेरे से, लेकिन इंटरनेट साहब जो है 75 GB मिलने के बाद गायब हो गए, ख़त्म हो गए। अब वो मेरे पास आया, मैं उसे कहता हूँ जी मैं ज़रा अपने मैनेजर से मशवरा करके आपको फिर बताऊँगा, तो आप ज़रा बताइए, जस्टिस डिलेड इज़ जस्टिस डिनाइड। अगर आप डिले कर गए तो फिर डिनाई कर गए बात को, लिहाजा कस्टमर की मुतमईन या सेटिस्फेक्शन तो गई। अगर मेरे पास इस डेस्क पे इख्तियारात होते और मैं ख़ुद देख रहा हूँ कि 75 GB के बाद डिवाइस ने काम करना छोड़ दिया है, तो मैं देखता हूँ डिवाइस भी ठीक है, हमारे इंटरनेट का कसूर है, तो मैं यहीं पे ही उसको कंप्यूटर पे बैठे बैठे फैसला करके आपका इंटरनेट बहाल कर देता हूँ, तो यू विल गॉट मोर सेटिस्फेक्शन। लेकिन अगर मैं आपसे कहता हूँ 3 दिन लगेंगे, मैनेजर साहब से मशवरा करते हैं, मैनेजर साहब आगे GM से मशवरा करेंगे, फिर बात करेंगे, तो भाई नतीजा ये होगा कि ये सारा काम जो है आपका वो क्या हो जाएगा, ये चौपट हो जाएगा। कुछ बात समझ आइए बच्चों। तो लिहाजा आप ये कहते हैं कि बेटर लोकल डिसीजन होते हैं। फिर आप ये भी मानते हैं कि कुछ लोकल अपॉर्चुनिटीज़ भी होती हैं, कुछ लोकल अपॉर्चुनिटीज़ भी होती हैं कि जी इंडिया में दिवाली आ रही है, तो आपको पता है जी दिवाली के मौके पे हमारी सेल बढ़ सकती है, तो हम ये फ़ैसले कर लेते हैं, हम कोई अपनी आउटलेट के बाहर कोई लाइटें लगा देते हैं। पाकिस्तान में मेराज शरीफ आने वाली है, तो जनाब कोई 4 लाइटें लगा देते हैं, लोगों को कॉन्ग्रेट्स कर देते हैं। नतीजा ये होगा कि लोगों को पता चलेगा यार, तो लोकली हम अच्छी रहेंगे। फिर हम उस लोकल के मुताबिक अपॉर्चुनिटीज़ भी क्रिएट कर सकते हैं। वो ऐसे जी इंडिया जाते हैं तो हम
वेजी बर्गर बेचते हैं, पाकिस्तान आते हैं चिकन और बीफ बर्गर बेचते हैं, ठीक है जी। अगर हम यूरोप जाते हैं हम पोर्क भी डालते हैं, सूअर का गोश्त भी डाल देते हैं। चाइना जाते हैं हम उसके अंदर मेंढक भी डाल देते हैं, हम उसके अंदर झींगर भी डाल देते हैं, हम उसके चूहा भी डाल देते हैं, बिल्ली भी डाल देते हैं, ठीक है जी। जो जो हो सकता है उसमें डाल देते हैं। तो ये क्या है, ये बेटर लोकल अपॉर्चुनिटीज़ है कि यार इनका फ़ायदा उठाया जाए। अब यहाँ से मुझे ना वो एक वाक़या याद आ गया कि वो एक दफ़ा एक पाकिस्तान में ना रिसर्च मेथडोलॉजी बहुत कम लोगों को आती थी। तो एक दफ़ा हमें एक ना तमाम कोशिश की गई कि चलें रिसर्च मेथडोलॉजी सिखाते हैं। तो एक साहब आए, वो बुलाए गए PSBA स्कूल मनीला से। वो उसका नाम था PSBA स्कूल ऑफ मनीला, फ़िलिपीन स्कूल ऑफ बिजनेस। तो उसका नाम था डॉक्टर बेंजामिन। तो जब वो सेशन ख़त्म हुआ तो वी आर गोइंग टू हैव अ लंच। तो लंच के लिए हमें पास ही MM आलम रोड पे ले जाते थे होटल में, और वहाँ चाइनीज़ खिलाते थे उनके साथ। तो हम वहाँ जा रहे थे, तो मैंने क्या देखा कि एक डॉग जो है बड़ी दूर से आया और उन्होंने डॉक्टर बेंजामिन को देखा, और डॉक्टर बेंजामिन को देखते ही ना वो डॉग जो है वो करीब नहीं आया, वो चौं चौं करता भाग गया। तो मैंने पूछा ज़हीर से, जो एडमिनिस्ट्रेटर था, मैंने कहा ज़हीर साहब ये क्या मामला है, ये क्या हुआ? तो वो कहते हैं कि यार मामला ये हुआ कि ये ना बेसिकली डॉग खाते हैं, तो इनके ना पसीने से स्मेल आती है डॉग को। तो जैसे होती है ना आदम बो, कि आदम खाएगा आदम की बो आएगी, तो इससे डॉग बो आती है। तो वो जैसे ही आती है तो कुत्ता दूर भाग जाता है। फिर मेरे पास बड़े क्रिएटिव मशवरे थे, यंग भी थे उस ज़माने में, शरारती भी थे। तो मैंने उनसे कहा कि जी ऐसा करते हैं कि मैं इनको जहाँ से बुलाया ना वहाँ से एक किचन एक कुक भी बुला लेते हैं, और डॉग सारे मैं आपको ला के दूँगा, मेरे इलाके में डॉग बड़े हैं, तो वो आप इनको रोज़ाना इनकी पार्टी किया करें, इनको आप जो है ना रोज़ाना टिक्के खिलाएँ, इनको आप कबाब खिलाएँ, इनको आप रोज़ाना मोजे कराएँ। अच्छा जी। तो बहरहाल लोकल इन्वायरमेंट को समझना जो है वो ये है। बहरहाल क्योंकि वो RM हमें बहुत ही कम समझ आई, उसकी वजह ये थी कि उनको इंग्लिश इतनी अच्छी नहीं आती थी। फ़िलिपीन के हवाले से तो शायद वो बहुत अच्छा समझा रहे थे, लेकिन हमारे हवाले से वो कुछ समझ नहीं आ रही थी। अच्छा नहीं, आगे चलते हैं। गिवन द अथॉरिटी टू लोअर लेवल लीड्स टू मोटिवेशन। इसमें भी कोई शक नहीं कि जब लोअर लेवल को आप अथॉरिटी देते हैं तो उनके अंदर एक मोटिवेशन पैदा होती है। ज़ाहिरी बात है, देखिए आप किसी को इख्तियारात देते हैं तो उसकी ये तो पता चलता है ना कि उसकी जो कैपेबिलिटी है, कम से कम उसके ऊपर आपने एक ट्रस्ट का इजहार किया, आपने एक स्टैम्प किया कि यार आप इस काबिल हैं कि यू कैन डू इट। यही इंसान के लिए मोटिवेशन लेवल काफ़ी होता है। तो कहते हैं सिर्फ मोटिवेशन ही है जिससे इंसान लड़ जाता है, तो ये भी एक फ़र्क पड़ता है। फिर डिसीजन जो है, जैसा कि मैंने अभी कहा कि वो कार्ड लेके आए, आपने फैसले में मशवरे करने शुरू कर दिए, तो ये इसमें क्विक डिसीजन भी होने होते हैं कि जल्दी डिसीजन हो जाए। क्योंकि जल्दी डिसीजन में ये होता है कि बात आगे बढ़ने वाली बनती है, ये नहीं कि मशवरे करते रहें, सेंट्रलाइज बैठे रहें, तो फिर चीज़ें जो है डिले होती। तो आप ये कह सकते हैं कि इससे फास्ट रिस्पॉन्स मिलता है कस्टमर को, और अगर कस्टमर को रिस्पॉन्स आप क्विक देंगे तो अल्टीमेटली कस्टमर ने आपको अप्रिशिएट ही करना। तो ये इसके फ़ायदे हैं। मैं ज़रा एक आध पॉइंट और देख लूँ। मोटिवेशन का था, क्विक लेवल डिसीजन था, एंड जनरेट डिसीजन है वह जी बिल्कुल लार्ज एंड कॉम्प्लेक्स हो तो मैनी, बिल्कुल सही है। तो जहाँ कॉम्प्लेक्स इन्वायरमेंट होती है वहाँ पे ये प्रॉब्लम पैदा हो जाती है कि पेचीदा से मामलात होते हैं। अगर रोज़ाना आपसे पूछने आते रहे तो फिर तो मुश्किलात ही रहेंगी। और डायनेमिक इन्वायरमेंट है जहाँ हर रोज़ कुछ ना कुछ चेंज होना है। जब मेरा एक फ़र्ज़ कीजिए कि न्यूज़ एजेंसी है, एक मेरा रिपोर्टर कराची बैठा हुआ है, एक लाहौर बैठा हुआ है, और हम उससे कहें कि अच्छा जी आओ जी हमारे से मशवरा करो आके, तो फिर हो चुके काम। हमें इसको ऐसी डायनेमिक इन्वायरमेंट में इजाज़त देनी होगी कि भैया तुम फैसला करो कि वहाँ पे क्या सिचुएशन है और उसके मुताबिक तुम बिहेव करो, तो फिर काम चलेगा, वरना अदरवाइज़ काम नहीं चलेगा। तो ये बच्चों इसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस की बात हो गई। अब यहाँ पे जो आम तौर पे सवाल जो पुराने पेपर्स में आता रहा वो तो बिल्कुल सिंपल सा सवाल था, जैसे कि डिस्कस द डिस्टिंक्टिव करैक्टरिस्टिक्स ऑफ हाईली डिसेंट्रलाइज्ड ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर, तो आप पकड़ेंगे यहाँ से। और ये जो इसके एडवांटेजेस हैं जो हैं वो
आप पकड़ेंगे और उसको आप जो है उसके फ़ीचर बना देंगे और बता देंगे कि यहाँ मैनेजमेंट स्टाइल जो है वो क्या है। मैनेजमेंट स्टाइल जो है यहाँ पे वो डेमोक्रेटिक है, यहाँ पे वेल एक्सपीरियंस मैनेजर की कदर है, मोटिवेशन लेवल हाई है, मल्टीनेशनल कंपनी है, बड़ा साइज़ है, लार्ज साइज़ ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है, तो यहाँ पे इसलिए इख्तियारात दिए जाते हैं। तो इस तरह आप इसके करेक्टरिस्टिक्स जो है डिस्कस कर सकते हैं। 4 मार्क्स का क्वेश्चन है, तो ये आप इसके अंदर डिटेल में डिस्कस कर सकते हैं। ठीक है, बुक में एक प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पे सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन के बारे में कुछ ज़्यादा तफसीली बात जो है वो ओपनली नहीं की गई, यानी पिन पॉइंट नहीं किया, तो मैंने इसको ज़रा पिन पॉइंट किया है कि मैनेजमेंट स्टाइल होता है, एबिलिटी ऑफ मैनेजर होती है, लोकेशन स्प्रेड होता है और साइज़ होती है। ये ज़रा आपने इसी अंदाज से नोट्स बना लेने हैं ताकि आपको जो है वो क्रैमिंग ना करनी पड़े, रट्टा ना लगाना पड़े। ठीक है, अच्छा, एडवांटेजेस की बजाय करेक्टरिस्टिक्स लिखिए। देखिए एडवांटेजेस को आप लिंक कर सकते हैं, यानी कोई एक आध लिख दें को मसला भी नहीं इतना, लेकिन अगर आप ज़्यादातर बेस करेंगे ना इन बात पे कि मैनेजमेंट स्टाइल डेमोक्रेटिक होता है, इसके अंदर वेल एक्सपीरियंस मैनेजर होते हैं, मल्टीनेशनल वगैरह की माहौल होता है, लार्ज कंपनीज होती हैं, तो ज़रा ज़्यादा समझ आएगा कि यार आप कॉन्सेप्ट को समझते हैं ना कि सिर्फ क्रैमिंग करके आ गए। तो एक आध एडवांटेज भी ऐड हो जाएगा, तो कोई ऐसा कोई क्राइम नहीं, कोई बड़ा मसला नहीं। अच्छा, तो वो अगर लिंक करके लिख दें कोई मसला नहीं, लेकिन कोशिश कीजिए कि फ़ीचर से बात शुरू हो। अब इसके अंदर एक चीज़ और हो सकती है, वो ये हो सकती है कि एक मॉडर्न ज़माने का सवाल भी आ सकता है, और वो इस तरह से आ सकता है कि जैसे ये सवाल है। ये सवाल देखिए ज़रा, इसमें ना ज़रा एक वो मैंने कहा था ना कि बाज़ू का सिचुएशन ऐसी होती है कि सवाल जो है सिचुएशनल बना लेते हैं हम, और वो जो सिचुएशनल क्वेश्चन होता है उसके अंदर आप कहते हैं ये तो आप पढ़ गए हैं, ज़रा जो आपने पढ़ा है ज़रा उसको ज़रा इस प्रैक्टिकल सिचुएशन में अप्लाई करके दिखाइए। तो फिर इंसान को ज़रा होता है कि अच्छा यार, फिर देखते हैं कि किस तरह से इसको लेके चलना है। अब देखिए यहाँ पे जो बात है सबसे पहले कि शाहिद वर्क्स एज अ शिफ्ट इन चार्ज फॉर सुल्तान टेक्सटाइल मिल्स। ही हैज़ लॉन्ग स्टैंडिंग ग्रीवेंसेस अगेंस्ट मैनेजर ऑफ डिपार्टमेंट। तो वो काम करता है एज अ शिफ्ट इन चार्ज, ठीक है जी, लेकिन उसके ना बड़े ज़्यादा ग्रीवेंसेस का मतलब बड़े इख्तलाफात हैं, बड़ी नाराज़गी है मैनेजर ऑफ हिज डिपार्टमेंट। One afternoon he entered the office of factory manager and gave vent to his emotions and made following disclosure। एक दिन उसको गुस्सा आया तो उसने अपने गुस्से की भड़ास जो है वो निकाल दी। उसके अंदर उसने क्या कहा कि माई प्रॉब्लम इज़ डैट आई एम रिस्पॉन्सिबल फॉर परफॉर्मेंस ऑफ माई सेक्शन। मेरा मसला ये कि मैं ज़िम्मेदार हूँ अपने डिपार्टमेंट की परफॉर्मेंस के लिए। येट आई हैव सो लिटल अथॉरिटी टू गेट बेस्ट रिजल्ट। लेकिन मेरे पास अथॉरिटी बहुत थोड़ी सी है, यानी मैं बहुत सारे फैसले कर ही नहीं पाता। ठीक है, आई एम ओनली एज इफ़ेक्टिव एज माई मैनेजर। आई एम ओनली एज इफ़ेक्टिव एज माई मैनेजर अलाउ मी टू बी। कि मैं उतना ही इफेक्टिव हूँ जितना मेरा मैनेजर राशिद मुझे अलाउ करता है। अनफॉर्चुनेटली मिस्टर राशिद लाइक्स टू डू एवरीथिंग हिमसेल्फ। उनकी कोशिश है वो हर काम खुद करें। मामला ये है जी कि जब भी इंसान को रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाए ना, तो रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ जितनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है उतना ही ज़्यादा जो है उसको अथॉरिटी की भी ज़रूरत पड़ेगी। रिस्पॉन्सिबिलिटी हो अथॉरिटी ना हो तो फिर इंसान की तजलीली होगी और कुछ नहीं हो सकता। तो लिहाजा पहली बात तो ये है कि होना ये चाहिए कि आपने अगर उसको रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है तो इख्तियारात भी दें। तो यहाँ पे इख्तियारात नहीं, तो ये एक मेन मसला है कि ये बड़े ऑटोक्रेटिक टाइप मैनेजर लग रहे हैं राशिद साहब, जो कि शिफ्ट इंचार्ज को ड्यू इख्तियारात नहीं दे पा रहे। दूसरी तरफ ये है कि मिस्टर राशिद रिक्रूट टीम टेम्पोरेरी वर्कर्स विदाउट कंसल्टिंग मी। मेरी कंसल्टेशन के बगैर ही मेरी टीम सेलेक्ट की जा रही है। तो जाहिर है जब तक कैप्टन को कॉन्फिडेंस में ना लिया जाएगा आप उसे प्लेयर कैसे दे सकते हैं। अगर वो आउट हो जाए, टीम हार जाए, वो कहेगा जी चूँकि प्लेयर आपने दिए थे लिहाजा जिम्मेदार भी आप ही। अगर हम चाहते हैं कि कैप्टन के ऊपर जिम्मेदारी डालें कि जी तुमने हमें मैच जीत के देना, तो फिर प्लेयर की सिलेक्शन में भी उसे बिठा लें। तो हम ये कहते हैं कि राशिद रिक्रूट्स टेम्परेरी वर्कर्स विदाउट कंसल्टिंग मी एंड आई हैव बेयर द ब्रंट ऑफ अनस्किल्ड एंड अनविलिंग वर्कर। तो नतीजा ये होता है मुझे जो वर्कर दिए जाते हैं ना तो उनके पास स्किल होती है ना उनका काम करने का कोई इरादा होता है। आई केम टू नो दीज वर्कर्स ओनली व्हेन दे रिपोर्ट टू मी फॉर
वर्क मुझे तब पता लगता है जब वो हायर हो चुके होते हैं, मैं काम करने आता हूँ, वो आके रिपोर्ट करते हैं। तो आई डू नॉट हैव एक्सेस टू देयर पर्सनल फाइल्स, मैं उनके पर्सनल फाइल्स भी नहीं देख सकता, तो मुझे ये भी नहीं पता चलता किसको कौन से काम पे लगाना है। सो आई हैव नॉट डू आई हैव आइडिया ऑफ वेज पैकेज, और मुझे इनके वेज पैकेज का भी नहीं पता कि उसके मुताबिक मैं उनको कोई वर्कलोड दे सकूँ। तो राशिद टेल मी दिस इंफॉर्मेशन इज़ कॉन्फिडेंशियल, वो कहता है कि इंफॉर्मेशन कॉन्फिडेंशियल है। तो लिहाजा लाइन मैनेजर को हमेशा रिक्रूटमेंट में शामिल करना चाहिए। मॉडर्न मैनेजमेंट का असूल ये है कि कैप्टन मस्ट बी इन्वॉल्व इन द सिलेक्शन ऑफ टीम। तो अगर वो नहीं होगा तो वो अपनी मर्ज़ी के वर्कर नहीं मिलेंगे, जब अपनी मर्ज़ी के वर्कर नहीं मिलेंगे फिर परफॉर्मेंस भी नहीं मिलेगी। तो पहली बात ये कि रिस्पॉन्सिबिलिटी दो तो अथॉरिटी दो, लाइन मैनेजर के बगैर कभी भी सिलेक्शन ना करो। दूसरी बात ये, तो ये क्या है, ये भी मामला वही है सेंट्रलाइजेशन वाला। अब सेंट्रलाइजेशन के एक ड्रॉबैक के ऊपर ना एक केस स्टडी बना हुआ है। मिस्टर राशिद इनकरेज माई सबऑर्डिनेट टू रिपोर्ट हिम डायरेक्टली, अब देखिए उसको बाईपास करा देता है, एंड हियर देयर कंप्लेंट विदाउट माई नॉलेज, तो उनकी कंप्लेंट सुनता है मेरे नॉलेज के बगैर। अब होना ये चाहिए कि सबऑर्डिनेट जो है दे शुड बी आंसरेबल टू देयर डायरेक्ट इमीडिएट बॉस। ठीक है, सबऑर्डिनेट शुड बी answerable to immediate supervisor, होनी चाहिए कि वो इमीडिएट सुपरवाइजर को रिपोर्ट करें, वरना फिर अदरवाइज जो सीनियर बैठा वही फिर देखता जाएगा, उसके अपने काम कब होंगे। ठीक है, तो कहते हैं एज मैनी एज 75 वर्कर रिपोर्टेड टू मी डायरेक्टली एज देयर इज नो पोजीशन ऑफ असिस्टेंट शिफ्ट इन चार्ज, ऑब्वियसली इट इज़ वेरी डिफिकल्ट फॉर मी to supervise so many workers also attend to me to my duties as shift in charge। तो मेरे पास इतने ज़्यादा वर्कर्स होते हैं तो मैं इनको कैसे टैकल करूं। इसका मतलब ये है कि वर्कर जब अनस्किल्ड होंगे तो फिर स्पैन ऑफ कंट्रोल क्या होना चाहिए। जी शाबाश बच्चों, अगर वर्कर अनस्किल्ड है तो स्पैन ऑफ कंट्रोल क्या होना चाहिए। ये बात हुई थी कॉन्टिजेंसी थ्योरी के हवाले से। जी शाबाश जी, जब वर्कर अनट्रेंड है तो फिर आपको नहीं वाइड स्पैन नहीं होना चाहिए, वाइड स्पैन में तो वर्कर ज़्यादा हो जाएंगे, नैरो स्पैन होना चाहिए। तो फिर स्पैन ऑफ कंट्रोल जो है वो आपका नैरो होना चाहिए। ठीक है, तो हर पॉइंट के ऊपर अलग-अलग लिखेंगे, चूँकि 8 मार्क्स हैं और 8 मार्क्स हमें बता रहे हैं कि स्टेट द ऑर्गेनाइजेशनल प्रिंसिपल विच आर नॉट बीइंग एडहेयर्ड इन विच ऑफ द अबव इंस्टेंसेस गिवन रीजंस फॉर द आंसर। तो जो प्रिंसिपल जो है ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर के यहाँ फॉलो नहीं किए गए, तो पहला प्रिंसिपल जो फॉलो नहीं किया गया वो ये है कि रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है, अथॉरिटी नहीं दी। ठीक है, पहला रूल ये है कि रिस्पॉन्सिबिलिटी शुड बी गिवन ऑलवेज विद द अथॉरिटी। दूसरा रूल जो वायोलेट किया है वो ये क्या है कि लाइन मैनेजर साहब रिक्रूट कर रहे हैं, सॉरी सीनियर मैनेजर रिक्रूट कर रहे हैं, लाइन मैनेजर को पता ही नहीं है, लिहाजा लाइन मैनेजर शुड इन्वॉल्व इन रिक्रूटमेंट प्रोसेस। मॉडर्न ट्रेंड यही है, उसे डिसीजन मेकिंग में शामिल होना चाहिए ताकि वो आंसरेबल हो सके, फिर परफॉर्मेंस ना हुई तो। फिर तीसरा मामला ये है कि वो इनकरेज करते हैं कि डायरेक्ट रिपोर्ट करें, तो ये सब ऑर्डिनेट मस्ट बी आंसरेबल टू वन सुपीरियर ऑफिशियल। एक तो दो नहीं, एक, यानी सेंट्रलाइजेशन ऑफ अथॉरिटी होनी चाहिए, सॉरी यूनिटी ऑफ कमांड होनी चाहिए। और दूसरी बात, व्हेन वर्कर बाईपास देयर इमीडिएट सुपीरियर ऑफिशियल इट मींस रिपोर्टिंग टू बोथ ऑफ देम, तो दोनों को रिपोर्ट कर रहा होगा। फिर अगर वर्कर अनस्किल्ड है, अनट्रेंड है, तो स्पैन ऑफ कंट्रोल मस्ट बी नैरो, कि उसे नैरो होना चाहिए। तो ये बच्चों इसके अंदर मॉडर्न ट्रेंड हो सकता है सवाल का, जो मेरे नज़दीक सवाल रिपीट हो सकता है। अगर ये ऑटम 12 में इस तरह का सवाल बना है तो ये यकीनन अब तो इससे ज़्यादा अच्छे केस स्टडी बनते हैं। क्लियर जी, तो आइडिया हुआ कुछ कि आपको कैसे सवालात पेपर में आ सकते हैं। जी बच्चों, डू यू अंडरस्टैंड। जी स्टूडेंट्स, तो यहाँ से आपने थोड़ा सा आइडिया दे दिया कि सवालात इसके मुतालिक कैसे हो सकते हैं। ये मैं आपको सेंड भी कर दूंगा ताकि आप इसको देख सकें। ठीक है, असल में आई एम वे बैक अटैच विद द मैनेजमेंट, तो इसका फ़ायदा ये होता है कि जितने भी एग्जामिनर चेंज होते रहे, मैं उसको तब भी पढ़ाता था जब उसको BMBC कहते थे, यानी बिज़नेस मैनेजमेंट एंड बिज़नेस कम्युनिकेशन। यही वजह है कि वो तब से मुझे बिज़नेस कम्युनिकेशन पढ़ाने की भी आदत हुई और बिज़नेस मैनेजमेंट की। जब ये कोर्स अलहदा हुआ तो मैं एक तरफ BC का टीचर बन गया और दूसरा मैनेजमेंट का टीचर बन गया।
एनीवे तो यहाँ पे आज का लेक्चर हम वाइंड अप कर देते हैं। अब कल जो हमारा काम होगा उसके अंदर आउटसोर्सिंग को डिस्कस करने के बाद वर्चुअल ऑर्गेनाइजेशन, और हम बात करेंगे जो है आपके मैकेनिस्टिक एंड ऑर्गेनिक ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर। ठीक है जी, मंडे को आज की अंडरस्टैंडिंग के हवाले से 1 से लेकर 100% तक कोड किया जाए तो आपको की अंडरस्टैंडिंग कहाँ स्टे करती है प्लीज़। जी अली नवाज, आसन न्याजी, मुआस जी, मुवैस एंड जी शाबाश। तो इट्स 100% एज पर अली नवाज। ठीक है जी, 100% जो है मुवैस नवाज एंड शाबाश आसन न्याजी। क्या कहते हैं, ठीक हो गया बच्चों। तो सी यू इंशाल्लाह, आपसे बात होगी इंशाल्लाह मंडे को। तो मंडे को आप लोगों से मुलाकात करेंगे। केस स्टडी वाज बिट टफ है, नहीं यार टफ तो नहीं था यार, अगर मैं आपको सेंड कर दूंगा, अगर कोई मुश्किल हुई तो आप दोबारा मेरे साथ शेयर कर सकते हैं। ठीक है, इस तरह की सिचुएशन पेश आ सकती है, तो ये तो अच्छी बात है कि अगर आपको इस तरह का टफ केस स्टडीज़ हम घर में ही करा दें, बजाय इसके कि वो कहते हैं ना, एक जूडो कराटे का असूल है कि बजाय इसके कि फ़ाइट में मार पड़े, कहते हैं मोर यू स्वीट इन ट्रेनिंग लेस यू ब्लीड इन फाइट। ठीक है, तो एक एक रूल को ज़रा देखिएगा, मैं सॉल्यूशन भी साथ सेंड कर रहा हूँ, आप दोनों को कंपेयर करके फिर मुझे बताइएगा। ठीक है जी, सो सी यू इंशाल्लाह, थैंक यू वेरी वेरी मच, अल्लाह हाफिज़।